हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करता हूँ हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसे हम जानते हैं धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के नाम से। तो बहुत ही शानदार चैप्टर है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से समझेंगे और इसमें जो आजकल जो टिक मार्क मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो थ्योरी पढ़ी जाएगी पूरी और ये एक तरह से रिवीजन है। तो रिवीजन में केवल वही सारी मटेरियल होंगे जो पेपर में टच करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, अब हम जानते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा धातु एवं अधातु में अंतर बताइए। तो आराम से बता देंगे, लॉन्ग आंसर में आ सकता है। उपधातु क्या है, केवल शॉर्ट आंसर है ये। उपधातु क्या है, मेटालॉइड्स किसे कहा जाता है ये भी जानेंगे। मिश्र धातु किसे कहते हैं, है ना, दो या दो से अधिक धातुओं को गलाया जाता है ना HCl HNO3 के द्वारा। तो उसके बाद जो बनता है वो मिश्र धातु होता है, जैसे पीतल, कांसा वगैरह, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है ये भी जानेंगे। अगर आपको पता है तो आप भी आंसर दीजिएगा। और एक होता है भर्जन और एक होता है निस्तापन, इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, है ना। रोस्टिंग जिसे कहा जाता है और कैल्सिनेशन निस्तापन को कहा जाता है। संक्षारण क्या होता है, कोरोजन होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो था हमारा ऑक्सीकरण के कारण संक्षारण होता है, पहले ही चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे इसे। विद्युत रासायनिक श्रेणी यही बताती है कौन एलिमेंट अधिक क्रियाशील होगा और कौन कम क्रियाशील होगा। से गालक क्या होते हैं और धातुमल क्या होता है। गलाने की क्रिया गालक कही जाएगी, गालक के बाद का जो प्रोसेस होगा वो धातुमल होगा। सारी की सारी चीजों को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चलते हैं भैया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे। धातु क्या है, आसनिक तत्व क्या है, निम्न में से क्षारीय धातु कौन कौन सी हैं, क्षार धातु कौन सी है, एंटीमनी क्या है, कुछ इस तरह के सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और हम एक एक सवाल के आंसर दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने 12 ले रखे हैं और मैं आशा करता हूँ शायद इसमें से कोई ना कोई पेपर में आपके जरूर फंसेगा, क्योंकि ये मैंने मास्टरमाइंड और ये हमारी राजीव जितनी भी क्वेश्चन बैंक आती हैं उनसे सिलेक्टेड मटेरियल लिया है। क्या इनके अलावा कोई और भी पढ़ने हैं? बिल्कुल, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो मैं मानता हूं कि जितने भी एनसीईआरटी में और जितने भी राजीव की बुक में, अरिहंत की बुक में दे रखे हैं सवाल, उनके जवाब आपको देखने होंगे, क्योंकि ये एक केवल रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में केवल इतना ही किया जाता है कि जिससे आप रिवाइज हो सके, सब लोग पास हो सके, ठीक है। चलते हैं भैया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला सवाल है, मैं लूंगा यहाँ रेड कलर तो ले रखा है पहले, अब लेंगे हम ब्लैक कलर, है ना, ये क्रीम कलर पे ब्लैक अच्छे से जचेगा, येलो बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। चलो चलते हैं। सवाल नंबर 1, धातु है, तो धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। मेटल कौन कौन सी होती हैं ये कह रहे हैं। बी भाई साहब कौन है, हमारे बोरोन है। एल आई कौन है, एल आई हमारे लिथियम है। एल आई कौन है, हमारे लिथियम है। अच्छा, ये कैसे वायर, कोई गड़बड़ तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये थोड़ा लेट कैसे हो रहा है, सर्दी का माहौल है, कोहरा पड़ रहा है, सुबह के बजे हैं 6, रिकॉर्डिंग टाइम पे लाइब्रेरी में बैठ के बनाई जा रही है ये वीडियो। मैं चेक कर लेता हूँ, ये थोड़ा, इसको भी सर्दी तो नहीं लगी। ये है सिलिकॉन और ये है हमारा भैया कार्बन, ठीक है, बिल्कुल सही चलने लगे हैं ये। ध्यान से सुनिएगा, बोरॉन, बोरॉन जो होता है वो धातु नहीं होता है, ठीक है नहीं। जो लिथियम होता है, लिथियम के बारे में जानेंगे तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। और ये लिथियम एक ऐसी धातु है जो बैटरी में आजकल प्रयोग की जाती है। दो तरह की बैटरी आती हैं, एक होता है पीबी, तो इसका ऑप्शन लगा देता हूँ पहले, लिथियम होगा। सिलिकॉन उपधातु है, ये ऑप्शन गलत है। और कार्बन भी धातु नहीं है, ना ही अधातु की कैटेगरी में आता है, ये वैसे अधातु मानते हैं कार्बन को, संयोजकता इसकी 4 होती है, अधातु कहेंगे इसे। तो ये सारे के सारे अधातु हुए और सिलिकॉन उपधातु होगा हमारा, है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन यहाँ धातु पूछा गया है तो धातु लिथियम है, आंसर क्या है, धातु लिथियम है। अच्छा, कौन कौन से धातु होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है, देखो, क्षार धातु पढ़ेंगे, एक क्षारीय मृदा धातु भी पढ़ेंगे, और एक हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी होंगे वो सभी के सभी हमारे धातु होंगे, ठीक। तो धातु कौन सा है इसमें, लिथियम एक धातु है। अब मैंने याद करा दिया आपको, जो बैटरी वगैरह बनती हैं, मोबाइल की बैटरी हुई,
आजकल स्कूटर, कार की बैटरी हुई है ना, दो टाइप की बैटरी होती है, इसमें एक में लिथियम का प्रयोग किया जाता है जिसका ड्यूरेबिलिटी एक लंबे समय तक होती है, गारंटी भी एक लंबे समय तक दी जाती है, लेकिन थोड़ा महंगे पड़ने के कारण लोग कम यूज करते हैं। आजकल लेड पीबी इन्वर्टर की बैटरी में यूज की जा रही है, लेकिन लिथियम की ये स्कूटी वगैरह चल रही हैं, और हमारी आजकल जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो चल रहे हैं उनमें हम लिथियम बैटरी का ही प्रयोग करते हैं। आर्सेनिक क्या है? तो आर्सेनिक एक उपधातु है। आर्सेनिक क्या है? एक उपधातु है, अधातु नहीं होगा। आर्सेनिक तत्व, देखो उपधातु कौन से होते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाएंगे उनको हम उपधातु कहेंगे। इनके अलावा देखो ये सिलिकॉन था ना, सिलिकॉन भी ये प्रॉपर्टी रखता है किसकी? उपधातु की। तो निम्न में से क्षारीय, देखो एक तो क्षारीय धातु के बारे में पूछा जाएगा, एक क्षारीय मृदा धातु में पूछा जाएगा, है ना। ये पढ़ लेंगे आज। थोड़ा ये कैसे करके दिक्कत दे रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ इसकी वायरिंग वगैरह सब ठीक है या नहीं। मुझे लग रहा है इसकी ये निब जो है चेंज करनी पड़ेगी मुझे। तो ये क्षारीय धातु हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला वाला अब बिल्कुल करेक्ट चलेगा, HLI NaK, यहाँ लिखा RB, यहाँ लिखा CS, और मैंने लिखा यहाँ पे FR। दूसरा यहाँ पे लिखा मैंने BE, फिर लिखा मैंने MG, बेटा मांगे कार, और सुंदर बाप राजी हो गई, सुंदर बाप राजी आ रहे, ठीक है कि नहीं। तो ये अगर पूछा जाता है आपसे केवल क्षारीय धातु, तो क्षारीय धातु के लिए आप आंसर दोगे इनमें से कोई सा हो सकता है। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना कोई लड़की है, हेलिना वो की रब से फरियाद कर रही है। हेलिना की किससे फरियाद है? रब से फरियाद है ना। ठीक है साहब, अगर यहाँ पे मृदा लगा देता है तो ये मृदा धातुओं में आएंगे। बेटा कार मांगे कार, सुंदर बाप राजी, या फिर स्कूटर बेकार। बेटा कह रहा है कार लो, स्कूटर तो बेकार है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमें याद हो चुकी है। तो ये सभी क्षारीय धातु हैं। तो पहचान लेते हैं भैया इसमें से कौन है हमारी। तो क्या Ca है? नहीं, ये तो मृदा धातु है। क्या K है? बिल्कुल, K इसी कैटेगरी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा B होगा, K होगा ये, है ना। अब चलते हैं क्षारीय धातु कौन सी है, ये सेम सवाल आता है, तो इसमें से ढूंढ लेते हैं। BeMgCa बिल्कुल नहीं होगा, LiNaK बिल्कुल फंस गया ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। BeMgCa नहीं होगा, LiNaK तो ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे, ठीक है नहीं। ये भी मेटल है, लेकिन उसने क्षार धातुएं पूछी हैं, तो क्षार धातुएं ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी को किससे डिनोट किया जाता है, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। किसमें यूज करते हैं एंटीमनी को? करते हैं Sp से डिनोट, है ना। उपधातु है, पहले से बता देते हैं, लेकिन कुछ अन्य जानकारी भी ले लीजिए। उपधातु जो है ये उपधातु है, और ये अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी वगैरह बनती हैं, इसमें भी एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ भी इससे बनाए जाते हैं एंटीमनी के द्वारा। ना तो ये मिश्र धातु है, ना ही धातु है, ना ही अधातु, ये है हमारी उपधातु। अच्छा, पीतल क्या होती है? पीतल के मंदिरों में जो घंटी बनाई जाती है, बजाई तो खैर जाती है बाद में, तो ये किससे बनता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कॉपर से, और ये जिंक से। ये 70% इसमें कॉपर पाया जाता है, और जिंक पाया जाता है मेरे दोस्त 30%। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। आपसे पूछना चाहूंगा कॉपर का कितना होता है, बताइए। तो इसका कॉपर का होता है 28। 29 होता है किसका? निकल का। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ, ये 29 हुआ, है ना। कॉपर का 29 होता है, और जिंक का होता है 30, ठीक है ना। तो 29 और 30 दोनों मिलकर पीतल का निर्माण कर देते हैं। तो ये हमारी मिश्र धातु है, मिलाकर बनी है तो मिश्र धातु हुई। तो पहला सवाल था धातु क्या है, तो लिथियम धातु होती है। आर्सेनिक तत्व क्या है, नाम से पूछता है, रट लीजिए, कई बार पूछा गया है। उपधातु है। इसके अलावा उपधातु के एग्जाम्पल एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम भी पूछा जा सकता है, ठीक है नहीं। सिलिकॉन के अलावा कौन सा? जर्मेनियम, GE से याद रखना है आपको। निम्न में क्षारीय धातु कौन सी हैं? तो HLI NaK RbCS FR, इसको याद रखना है। ये भी सेम सवाल था, इसमें से फंस गया। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, चलते हैं भैया अगले सवाल की ओर। तो पीतल के बारे में हमें पता चल चुका है। आगे चलते हैं। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है? बहुत ही सवाल अच्छा आया है, ये है रासायनिक श्रेणी का सवाल है। तो रासायनिक श्रेणी में हमें पता होना चाहिए
कि हाइड्रोजन कहाँ पे आता है रासायनिक श्रेणी में। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है? ये नहीं कर पाएंगी, ये भी नहीं कर पाएंगी, है ना, और ये भी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को इसमें से जिंक, केवल जिंक ऐसी मेटल है जो विस्थापित कर सकती है। जिंक पे आप टिक कर लीजिए। आज थोड़ा ये मार्कर चलने में दिक्कत दे रहा है, लेकिन हम आराम आराम से पूरी क्लास करने के बाद इसको सही कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? तो जिंक पे आप टिक कर लीजिए। देखिए, रासायनिक श्रेणी में आपको याद कराऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से। हमारा एक छोटा सा गांव है और गांव में गांव जैसी ही ट्रिक बनाई जाती है। तो एक लड़की थी कनक, नाम याद कर लेते हैं। कनक को लड़की है, KNACA, कनक। यहाँ लिखेंगे MG, मांगे आलू, जाने फीस की, सुनेगी के नहीं पता नहीं, PV हो गया। और ये हमारा हुआ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिएगा, कनक मांग रही आलू, जाने फीस की, सुनेगी के नहीं पता नहीं। हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन से आ रहे हैं? Cu और Hg। देखो दो भाई हैं, कॉपर और मरकरी ने दो लोगों को पीटा। कौन कौन से? Ag और Au, चांदी और सोने को पीट डाला मार्केट में, ऐसी वैल्यू कर ली अपनी। तो याद रखना, जो हाइड्रोजन से नीचे है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, वो ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर, ये कम क्रियाशील तत्व होते हैं, ये अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। जो ऊपर होंगे वो नीचे वालों को सबको विस्थापित कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन की पूछा था, तो हाइड्रोजन को ये सभी विस्थापित कर सकते हैं। एक बार रट लीजिए, बहुत काम देने वाली है ये 2-3 चैप्टर में। तो आंसर हुआ इसका जिंक। देखो जिंक पहले आ रहा है ना, हाइड्रोजन से विस्थापित कर सकता है, एल्यूमिनियम भी विस्थापित कर सकता है, Fe भी विस्थापित कर सकता है। साधारण ताप पर द्रव धातु कौन सी है? तो धातुएं जो हैं सारी की सारी ठोस होती हैं, लेकिन एक ऐसी धातु भी है, ये 2025 हाथरस जिले में आया था। तो इसका आंसर देने वाले हैं हम Hg। Hg होता है मरकरी, और मरकरी का परमाणु क्रमांक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो आप बताना चाहोगे? तो मैं ही बता देता हूं। देखो H को तो ऐसे करके 8 टाइप से बना दीजिए, इसका ले लीजिए 0, तो 80 याद रखना है मरकरी का। मरकरी क्या होती है? थर्मामीटर में यूज करते हैं, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। कितना भी, जैसे मैं बताऊं आपको, सर्दियों में जैसे डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं थर्मामीटर को तापमान मापने के लिए शरीर का, और बाहर भी हम अपने वातावरण में लगा देते हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर पता चल सके कितना टेम्परेचर है। तो मरकरी बहुत काम की चीज है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है और ये धातु है। ठीक है, कॉपर का अयस्क कौन सा होगा? तो बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का होता है। आंसर देंगे हम मेलेकाइट। मेलेकाइट एक ऐसा अयस्क है जिससे हम कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर देना है आपको मेलेकाइट। ठीक है कि नहीं? ये थोड़ा परेशान ज्यादा कर रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं। फफोलेदार कॉपर में कॉपर की मात्रा तो 98% होती है। कितना होती है? 98% होती है फफोलेदार कॉपर में कॉपर की मात्रा। चलो आगे चलते हैं। वह धातु जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो देखिए, एक तो होता है Na और एक होता है K। Na और K दोनों ऐसी धातुएं हैं जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, नाक ना कट जाए ऐसे कहा जाता है, तो चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम को, बहुत सॉफ्ट होती हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, देखो फिर आंसर इसी का देना है, ये दोबारा से आ गया है। तो मरकरी और Hg कई बार पूछा गया है, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। ये वायर थोड़ा गड़बड़ कर जाता है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होती है बोर्ड पे चलाने के लिए इस पेन को। चलो चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। 12 हो गए, एक और रिवाइज करा देते हैं इनको, है ना। धातु कौन सा था हमारा? लिथियम था। आर्सेनिक तत्व क्या है? तो आर्सेनिक उपधातु बताया। इसके अलावा, आर्सेनिक के अलावा SiGe है ना, CSiGe, SnPb, इनकी भी ट्रिक्स कई सारी हैं, एक वीडियो इसकी भी बनेगी। क्षारीय धातु पूछा जाए तो कौन सा आंसर देना है? इनमें से देना है। लिथियम से स्टार्ट होंगे ये वाले। मृदा अगर लगा देता है तो इनमें से आंसर देना है। तो क्षारीय धातु के जितने आंसर है वो इनसे मिलेंगे। एंटीमनी क्या होता है? एक उपधातु होती है जिसका प्रयोग किया जाता है किसमें? मैंने बताया था, बैटरी वगैरह बनाने में, अग्निशामक यंत्रों में इनमें प्रयोग करेंगे। इसका थोड़ा विस्फोटक पदार्थ में भी कर सकते हैं। पीतल, पीतल क्या होता है? पीतल कॉपर और जिंक को मिलाने से बनता है पीतल। 70% कॉपर होगा, 30% जिंक होगा।
तो पीतल क्या है, एक तरह का धातु नहीं है, उपधातु नहीं है, मिश्रण विषमांगी मिश्रण भी नहीं है, ये है मिश्र धातु, धातुओं को मिलाने से बन जाता है। चलते हैं साहब, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है? तो हाइड्रोजन को विस्थापित ये इसके ऊपर वाले ही कर पाएंगे, इन्हीं को अधिकार है। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वही विस्थापित कर पाएंगे, ये बेचारे नीचे हैं, ये विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से कोई भी विस्थापित कर सकता है। तो Cu नीचे हैं, Ag नीचे हैं, Hg नीचे हैं, Au भी नीचे हैं, लेकिन जिंक इनसे ऊपर है, तो जिंक इनको विस्थापित कर सकते हैं। साधारण ताप पर द्रव धातु कौन सी है? Hg80। कॉपर का अयस्क क्या है? मैलिकाइट है। फफोलेदार कॉपर में कॉपर की मात्रा 98% होती है। वह धातु जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, Na और K दोनों को काट सकते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है? तो उसका आंसर देना है आपको मरकरी है। अगर ये पेन थोड़ा हमारा साथ देता है तो आज हम पूरी वीडियो बना के रहेंगे। चलो चेक करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल था हमारा, सबसे पहले धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलो मैं एक एक बात करके जानूंगा, एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। और मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि ये हमारा मार्कर की तरह काम करने वाला, पेन साथ देने वाला है ना, लेकिन भरोसा नहीं है आजकल किसी का भी, कौन कब साथ छूट जाए, इसलिए खुद को मजबूत बनाए रखो। मेटल और नॉन मेटल दोनों को पढ़ेंगे। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। तो मेटल इधर मैंने लिखा नॉन मेटल, नॉन मेटल। अब कितना चमकदार, इतना खूबसूरत रिश्ता चल रहा है, देखिए जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद देखना ये अपने रंग दिखाएंगे। तो यही है दुनिया की हकीकत। चलते हैं धातु के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। धातु का पहला पॉइंट याद कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं सभी। ध्यान से सुनिएगा, वे तत्व आराम आराम से लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, धनायन मतलब पॉजिटिव बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ आएगा क्योंकि आज हमारा साथ नहीं मिल पाया हमारे इस बोर्ड का। पहला, इसका अगला पॉइंट पढ़ेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ये ग्रहण करेंगे तो धनायन की जगह क्या बनेगा? ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाएंगे केवल मरकरी को छोड़कर। सभी धातु ठोस होते हैं, किसको छोड़ना है? केवल मरकरी को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ेंगे, ये सभी अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातु किस किस में पाई जाती हैं? ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं। और एक पीरियोडिक टेबल है, 11th क्लास में पढ़ेंगे, पहले 10th में थी लेकिन हटा दिया, जाने क्यों हटा देते हैं ऐसी चीजें, फिर बाद में वही पढ़नी पड़ा। चलो चलते हैं तीसरे की तरफ। कुछ प्रॉपर्टियां इनमें होती हैं और इनमें नहीं होती हैं। कुछ ऐसे इनमें भी हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, है ना, देख लेंगे। अभी अधातु हैं, ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गई है ना, उसमें करंट भी फ्लो कराएंगे, वो लिखाएंगे हम अभी आपको। इनमें चमक पाई जाती है, इनमें चमक नहीं पाई जाती, टिक लगा देता हूं। इनमें आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, चमक नहीं पाई जाती। ये आघात वर्धे होते हैं और तन्यता भी पाई जाती है, पीट पीट कर पतला किए जाने वाला, और इसमें आघात वर्धे नहीं होते हैं, पतला नहीं कर सकते हैं पीट पीट कर, आघात वर्धे होते हैं। और ये आघात
वर्ध्य नहीं होते। इनमें तन्यता बहुत अच्छी पाई जाती है। सोने की तन्यता बहुत शानदार होती है। 10 ग्राम से 2-3 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। तन्यता इसमें पाई जाती है और तन्यता इसमें नहीं पाई जाती। ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। अगर लोहे को बजाएंगे तो आवाज जाएगी, लेकिन लकड़ी को बजाएंगे, है ना, इनमें से कोई और है ना, उनको बजाएंगे, नाइट्रोजन को, तो कुछ नहीं होगा, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। एग्जाम्पल जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट है सबको ले लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, सभी हो गए हमारे, ठीक है नहीं। और अच्छे अच्छे ले लेते हैं भैया, चांदी, सोना, प्लेटिनम ले लिया मैंने, है ना, मैगी है। इधर से लेते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी अधातु हैं। तो हमने जान लिया धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, ठीक है नहीं। अच्छा, ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें करंट जा सकता है? ये विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। विद्युत की क्या लिखोगे यहाँ पर? सुचालक होती है, करंट जाती है सभी धातुओं में। इसमें केवल एक ही है, उसका नाम पूछा गया है, कई बार रट लेना अलग से, ग्रेफाइट है। कौन सा है? ग्रेफाइट है। चमक केवल एक ही में पाई जाती है, वो डायमंड है, हीरा है, वो अधातु है, कार्बन का ही अपरूपक होता है। चलते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। अब यहां पूछा गया है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि उपधातु किसे कहते हैं। तो आंसर भी बहुत शानदार ही लिखेंगे और ऐसा लिखेंगे जो आपको याद हो सके, है ना। वे तत्व, देखो बीच का लिखा है उपधातु, ना तो धातु का काम करेगा ना ही अधातु का, और दोनों ही गुण हल्के हल्के पाए जाएंगे। वे तत्व जिनमें वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल आए थे, आपको ये याद रखने हैं, इन्हीं से पूछा जाता है। सबसे पहले सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ वगैरह, है ना। ऐसा ही क्या होता है, आपने कहा सिलिकॉन होता है। एक सवाल यहां से ये बनता है, सिलिकॉन सिटी के नाम से किस शहर को जाता है, शहर को जाना जाता है? तो आंसर आप दोगे बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा काम होता है बेंगलोर में। दूसरा जीई फॉर क्या हुआ? जर्मेनियम। ये क्या हुआ? जर्मेनियम। एएस का मतलब क्या होगा? आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है? हमारी एक उपधातु है। ये अभी हमने पढ़ाई था एंटीमनी, है ना, हिंदी में लिखा हुआ था एंटीमनी। ये सभी उपधातु की कैटेगरी में आते हैं। और सिलिकॉन का मैं आपको एक दो यूज और कराएं, है ना। जो हम सोलर यूज कर रहे हैं, तो सोलर प्लेट में हम इसी का प्रयोग करते हैं ज्यादा। कि भैया ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलती है? तो काशी गए संत पंडित, यहाँ पे पढ़ेंगे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ध्यान से सुनिएगा, जर्मेनियम भी आ गया, सिलिकॉन भी आ गया, आर्सेनिक भी आ गया, एंटीमनी भी आ गया, है ना। ये ऐसे करके डायगोनल बनेगा, तो ये समझ जाना, ये भैया हमारे सभी उपधातु की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु आपने पहले पढ़ रखा होगा, किसे कहते हैं मिश्र धातु। अभी मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था, तो मैं चाहता हूं आप कमेंट में इसका आंसर लिखें, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसका एक एग्जाम्पल भी आप बताएं। तो अभी एक एग्जाम्पल लिया गया था आपके सामने, पीतल का, कांसा हो गया, गन मेटल हो गई, और एक आता है उसका नाम क्या है, जर्मन सिल्वर। उसमें सिल्वर ही नहीं पाई जाती है, लेकिन नाम है उसका जर्मन सिल्वर, उसे जानेंगे।
तो ध्यान से सुनिएगा, दो चार एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे इसके। मिश्र धातु किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तो एक नया समांगी मिश्रण बनकर तैयार होता है, उसे हम मिश्र धातु कहेंगे। तो बड़ी सरल भाषा में लिखेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं को गलाया जाता है। अच्छा, गलाया कैसे जाता है, इस प्रोसेस को भी पढ़ेंगे। गलाया जाता है तो नए पदार्थ को कह सकते हैं। तो नए पदार्थ को या फिर नए बने हुए पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब ये गलाने का क्या प्रोसेस है, एक लेते हैं HCl, एक लेते हैं HNO3, है ना। इन दोनों को मिलाया जाता है 1:3 में, है ना। ये बहुत जबरदस्त वाला एसिड बनेगा। इनमें डाल देते हैं इन दोनों मिश्रण को, जैसे मैंने एग्जांपल यहीं पढ़ा देता हूं आपको। पढ़ाएंगे भैया पीतल। पीतल किससे बनी, तो एक कॉपर को मिलाएंगे इसमें और दूसरा मिलाएंगे हम जिंक को। कॉपर 70% याद कराया था और जिंक को कराया था मैंने 30%। ठीक है। अच्छा, इसकी जगह कोई और एग्जांपल तो हम कांसा पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज जिसे कहा जाता है। 88% इसमें कॉपर रहने वाला है और 12% इसमें टिन मतलब कि एसएन रहने वाला है। इनको आपस में मिला दिया जाएगा तो नई चीज जो बन के आएगी वो पीतल होगी। इससे बनेगा तो इन दोनों को मिलाने से कांसा बनेगा। भैया पीतल के यूज क्या है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे घरेलू बर्तन। घरेलू बर्तन बनाने में इसी का प्रयोग किया जाता है। पीतल के कारतूस बनाए जाते हैं, मंदिर की घंटियां बनाई जाती हैं कारतूस बनाने में, कहते हैं पीतल भर देंगे साहब। एक होता है हमारा घरेलू बर्तन पढ़ लिया, कारतूस बनाने में पढ़ लिया। एक पढ़ लेते हैं हम मंदिर की घंटियां। आवाज बहुत अच्छी आती है पीतल के घंटी की, मंदिर में बजने वाली घंटियां, है ना। स्कूल में भी जिस घंटी के इंतजार में आप तैयार बैठे रहते हैं। कांसे की बात कर लेते हैं तो सिक्के बनाए जाते हैं इनसे, सिक्के कांसे के बनते हैं। बर्तन भी बनते हैं, घंटे भी बनते हैं इनके कांसे के, और जहाज के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी बनते हैं जहाज के। ठीक है कि नहीं। तो मिश्र धातु को पढ़ लिया, आराम से लिख देंगे। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाएंगे तो एक नई चीज जो बन के आएगी वो हमारी बन के आएगी क्या, मिश्र धातु। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर होता है, बहुत शानदार सवाल। खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि खनिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं और अयस्क को क्या कहते हैं। तो खनिज होते हैं मिनरल्स। थोड़ा याद आया होगा आपको, ये मिनरल्स पढ़े थे बचपन में, एक छोटी सी क्लास में साइंस में आता है मिनरल्स किसे कहा जाता है। एलॉय अयस्क को कहा जाता है ना। तो मैं मानता हूं आपने पढ़ रखा होगा खनिज क्या है और अयस्क क्या है। कई बार रिपीट हुआ है, 2021, 22, 23 लगातार पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में, है ना। 2021 से बहुत बार पूछा गया है, 2026 में पूछ लिया जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ खनिज कौन से होते हैं। ये से वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। लेकिन अगर अयस्क की बात करेंगे तो वे खनिज होते हैं जिनसे किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधा पूर्वक कम खर्च पर निकाला जाता है। तो सबसे पहले अगर हमने कहीं खुदाई की तो हमें खनिज मिलेंगे। जो खनिज में गैंग वगैरह अशुद्धियां वगैरह मिली हुई हैं उनको हटाएंगे तो फिर ये खनिज के बाद अयस्क बनाए जाएंगे। कई सारे प्रोसेस होते हैं धातु बनाने के, तो सबसे पहले हमें खनिज को ढूंढना है। तो सबसे पहले खनिज के बारे में लिख लेते हैं।
खनिज क्या है भैया, परिभाषा क्या लिखने वाले हैं, वे प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, वे प्राकृतिक पदार्थ हैं, वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं। कल निब चेंज की जाएगी, ठीक है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं अयस्क की। ये अयस्क क्या होते हैं भैया, इसके बाद का स्टेप होता है अयस्क को प्राप्त करना, है ना। अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क क्या होता है, अयस्क वे खनिज होते हैं, तो खनिज से मिलेगा, तो वे खनिज होते हैं, वे खनिज होते हैं जिनसे, क्या लिखेंगे, जिनसे किसी धातु को कम खर्च करके, किसी धातु को, किसी धातु को कम खर्च करके, कम खर्च करके व्यवस्थित रूप से प्राप्त कर लेते हैं, है ना। ऐसे लिख लीजिए, कम खर्च करके प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। भैया एग्जाम्पल इसके आपने पढ़े होंगे, अभी आया था, हमने पढ़ा था मेलिकाइट। मेलिकाइट एक अयस्क है, मेलिकाइट, है ना, जिससे हमें क्या मिलती है, कॉपर। एल्यूमिनियम का एक अयस्क बताइए, तो Al2O3 होता है, जिसे हम जानते हैं बॉक्साइट के नाम से। क्या होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। एक हेमेटाइट होता है अयस्क, हेमेटाइट से क्या मिलता है, तो आप कहेंगे Fe। सिनेवार भी होता है, कई सारे होते हैं, ठीक है कि नहीं, सारी चीजें दे रखी हैं। अगला सवाल है भैया, बर्जन किसे कहते हैं, बर्जन को कहा जाता है रोस्टिंग, किसी चीज को भूंजना, है ना, रोस्ट करना, ROASTING। और दूसरा होता है भैया निस्तापन, बहुत सरल सी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि याद हो सके हमें, कैल्सिनेशन के नाम से इसे भी जानते हैं, कैल्सिनेशन। ये क्या होता है हमारा, निस्तापन। तो ये वायु की उपस्थिति में किसी पदार्थ को या धातु को पिघलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बर्जन कहते हैं। तो परिभाषा लिखने वाले हैं, आसान है। किसी अयस्क को, यहां लिखेंगे, किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की, कल थोड़ा ये बोर्ड को संभालेंगे, उपस्थिति में उसके पिघलने के ताप से, उसके, जिस पे वो पिघलता है, मेल्टिंग पॉइंट है उसका, जिसके पिघलने के ताप से नीचे गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन, परिवर्तन करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, सबसे छोटी डेफिनेशन यही है ना, किताबों में बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है। अगर बात करें निस्तापन की, तो यहां पे लिखे जाएंगे, ये देखो वायु की उपस्थिति है, यहां पे लिखेंगे निस्तापन को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की
अनुपस्थिति में वायु की, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है आज, अनुपस्थिति में किसी अयस्क को, किसी अयस्क को, किसी अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया, गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाता है। मैं इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा, है ना, बच्चे कुछ ये सवाल जो है मैं उसमें कराऊंगा। थोड़ा बोर्ड दिक्कत दे रहा है मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। निस्तापन कहलाती है, ठीक है कि नहीं। आज इसी को रखिए, एक वीडियो और बना देंगे, अभी पेपर का बहुत टाइम है, ठीक है कि नहीं। ये क्योंकि इससे टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है नहीं। तो लगातार ऐसे करके बने रहिए और मटेरियल बहुत मिलने वाला है आपको। धन्यवाद।